Hi guys, this is Vishkumar, HBS Academy माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। टुडे डिस्कस अबाउट पॉपुलेशंस रिलेटेड क्लास 9th NCERT. This is topics very important every streams like a UPSC, UPPS, PSC, other state related PCS and different types of conduct, board and committee competitions very important topics. तो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन तो नॉर्मली बन जाते ही हैं। तो जनसंख्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये वर्तमान का एक यहाँ से पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं भी रहती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हम अभी करंट में देखें तो अभी 18 दिसंबर को 2022 को आपकी विश्व की जो जनसंख्या है 8 अरब का आंकड़ा कंप्लीट कर चुकी है। क्लियर फ्रेंड्स। और भारत इसमें 141 करोड़ जनसंख्या के पायदान में पहुँच चुका है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, भारत में जो पॉपुलेशन की जो सेंसस का जो काउंटिंग हुई कब से हुई, तो आप देखते हैं इस टॉपिक में जनसंख्या। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जानते ही हैं मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि संसाधनों का उपयोग, यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशलिज्म, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है, समाज में अर्थव्यवस्था का विकास क्यों आवश्यक है, मानव संसाधन के उपयोग के लिए स्वयं भी इस विभिन्न गुणों का जो संसाधन होते हैं, कोयला है, चट्टाने हैं, इन टुकड़ा था। इस तरह से ये मानव इस प्राप्त करने के लिए तकनीक आविष्कार करके उसके संसाधनों नहीं बनाया। तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे आपका बाढ़ है, सुनामी है, जबकि ये सभी घनी आबादी वाले गांव और शहरों को प्रभावित करता है, तभी वो आपदाएं बनती हैं। बिकॉज जो सोशलिस्ट जो स्टडी है में पॉपुलेशन एक आधारित तत्व है। यह इसके संदर्भ में, इसके कोई रेफरेंस में जिसमें एक दूसरे तत्वों को अवलोकन किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा अर्थ एक महत्व ज्ञात हो जाता है, जैसे संसाधन, रिसोर्सेज, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण उनकी संख्या, वातावरण और वृद्धि विशेषताओं के गुण और पर्यावरण सभी स्वरूपों को समझने की और विवेचना करने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पॉपुलेशन जो रिलेटेड है मानव पृथ्वी के संसाधनों का जो उत्पादन, उपभोग, प्रोडक्शन करता है और इसका यूज़ कैसे करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं और कहाँ कैसे करते हैं। तो इसकी वृद्धि कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉपुलेशन का आकार एक वितरण, यानी हमारे जो पॉपुलेशन है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लोगों की जनसंख्या कितनी है और कहाँ कैसे निवास करते हैं, पर्वत पठार मैदानों पर कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो जनसंख्या वृद्धि एवं पॉपुलेशन परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो चेंजिंग ऑफ द प्रोसेस, पॉपुलेशंस एंड पॉपुलेशंस ग्रोथ, राइट। विश्व के सभी जनसंख्या वृद्धि और इसके परिवर्तन कैसे हुए हैं, पॉपुलेशन गुड की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस, उनकी उम्र, लिंगानुपात, यानी कि आपकी एज, जो सेक्स रेशियो, आपकी लिटरेसी और आपके जो ऑक्यूपाई है स्ट्रक्चर क्या है, आपका हेल्थ से रिलेटेड क्या है। तो पॉपुलेशन आकार और वितरण के बारे में देखते हैं। तो आप मेरे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ आपको पता है कि भारत में जो प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो और संपूर्ण भारत में जो जनगणना हुई वो 1881 में हुई, प्रथम जिसकी जो सरकारी जनगणना आपकी हुई है। क्लियर फ्रेंड्स। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की 15वीं, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। क्लियर। और जनगणना 9 फरवरी से 18 फरवरी के मध्य की गई, ये अंतिम आंकड़े आए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2011 तक भारत में जो जनसंख्या थी 121.06 लाख करोड़ जनसंख्या थी, 70.5% की इसमें क्या है वृद्धि हुई। तो 12.1 करोड़ लोग भारत में और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थलीय भूभाग पर 2.4% भाग पर रहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक ड्रम में दे रखा है, जैसे मैंने अभी बताया था जनगणना कैसे कैसे क्या क्या हुई। क्लियर। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं पॉपुलेशन, शेष पॉपुलेशन कैसे क्या क्या था। तो यहाँ हम देखेंगे भारत के लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जिस तरह से पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। पहला राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। क्लियर। और इसमें उत्तर प्रदेश में देखेंगे
तो ये आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्लियर। इसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये सारे इस तरह से क्षेत्र हैं। क्लियर। तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आबादी भारत की जनसंख्या की केवल 5.5% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। जनसंख्या के आधार यानी घनत्व के आधार जो हमारी डेंसिटी है, वो भारतीय पॉपुलेशन वितरण जनसंख्या घनत्व आसमान वितरण बेहतर चित्र प्रस्तुत से देख सकते हैं। प्रति क्षेत्रफल में कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल जनसंख्या निवास करती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो केवल बांग्लादेश और जापान जनसंख्या भारत में अधिक है। बांग्लादेश और जापान जनसंख्या घनत्व आप ज्ञात कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें आपको पता है कि 1990 लाख यानी कि 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। अब तो अधिक है। उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या 16% अधिक जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से ये सारे राज्य हैं, तो आप इसमें इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो पहला राज्य आपका आता है उत्तर प्रदेश, फिर आपका दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा वाला, मैं आपको और एरो से दिखाता हूँ। ये आपका उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश का आपका महाराष्ट्र, फिर इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और ये आंध्र प्रदेश। इस तरह से क्रम से चलते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक कर रही है और निवास करती है। इसी के अधिक जो जनसंख्या है और भी तटीय इलाका है उनमें जनसंख्या निवास करती है। गंगा यमुना के द्वार क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। ये सारा मैटर है। तो 2050 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम भी बता सकते हैं। कौन कौन से राज्य हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं, विरल जनसंख्या, उत्तरदायी किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, क्यों है, रीजन क्या है, तो आप बता सकते हो कि धरातल की बनावट और वहाँ पर कृषि से संबंधित है। जहाँ पर जीविका निर्भर कृषि होती है वहाँ पर क्या है, डेंसिटी अधिक होगी, पॉपुलेशन भी वहाँ अधिक निवास करती है। तो असम एक अधिकतम प्रायद्वीपीय राज्य है जो जनसंख्या घनत्व मध्यम और पहाड़ी और कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम कम वर्षा और छिछले कम उपजाऊ मिट्टी राज्य भर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग में दक्षिणी में केरल का जो जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य नाम बता सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो आप पहले ले लेंगे बिहार, फिर दूसरा आपका है पश्चिम बंगाल। क्लियर फ्रेंड्स। ऐसे ले लेंगे उत्तर प्रदेश। तो आप इसमें बता सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो जनसंख्या प्रवर्तन की जनसंख्या प्रवृत्ति क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या प्रवर्तन की प्रक्रिया क्या प्रोसेस क्या है। तो जनसंख्या एक प्रवर्तनशील प्रक्रिया है, चेंजिंग होता है। आबादी की जनसंख्या वितरण और लगातार प्रवर्तन, और इसमें दे रखा है कि प्रवर्तन 3 प्रकार से होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसके 3 घटक हैं। कितने घटक हैं आपके इसके 3 घटक हैं, और 3 घटक आपके हैं इसमें दे रखे हैं। एक तो मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है। कौन कौन सा है, एक तो आपका है जन्म, एक है आपका मृत्यु और एक होता है आपका प्रवास। इन 3 घटकों से जनसंख्या वृद्धि में क्या है, परिवर्तन लाया जा सकता है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि यानी कि ग्रोथ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ मतलब है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के भीतर किसी देश और राज्य निवासियों की जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। इस प्रकार परिवर्तन को 2 प्रकार से किया जाता है। पहला सापेक्षिक वृद्धि, दूसरा होता है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, और प्रत्येक वर्ष और 1 दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनगणना, 2 बाद में जनसंख्या 2011 की जनगणना घटाकर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। आप इसको याद कर सकते हो। जनसंख्या वृद्धि के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसमें अध्ययन और प्रतिशत के रूप में होता है। क्लियर। तो आप इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये आपका डायग्राम दे रखा है कि एक दे रखा है जनसंख्या वृद्धि 1951 से लेकर 2011 तक है। क्लियर। और यहाँ पर है जनसंख्या दशक की वृद्धि का प्रतिशत कैसे कैसे क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर ये डाटा लिया गया है, आप इस डाटा को देख सकते हैं। तो यहाँ से डाटा है 14, 16, 18 से लेकर 28 तक ये डाटा को कलेक्ट किया गया है, और इधर है आपका 1951 से लेकर के आपका है 2011 तक। क्लियर। तो आप ये देखा है 1951-61 में आपकी जनसंख्या कितनी थी, 21.64, और 61-71 में थी आपकी 24.8। क्लियर। और 71-81 में थी आपकी 24.66, और 81 और 91 में थी आपकी 23.87, और 91 और 2021 में थी आपकी 21.454, और
2001 और 2011 में थी आपकी 70.64। क्लियर। तो इस तरह से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई कब हुई? 1961 से लेकर के 1967 तक, यानी कि सबसे अधिक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या विस्फोट हुआ और वृद्धि हुई वो हुई 1961-71 में। क्लियर। तो इसके बाद क्या है, घटती चली गई है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका एक डायग्राम से समझाया गया है कि इसके बाद 1901 में कितनी जनसंख्या थी और आज कितनी है और आज होने वाले में जनसंख्या कितनी है, तो आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1901 में जो जनसंख्या थी आपकी कितनी थी, तो यहाँ थी आपकी 238.40 करोड़। ठीक है ना। इस तरह से तो ये जनसंख्या क्या है, लगातार अवरोही क्रम में बढ़ती चली गई है। तो इससे 1921 में आपकी, 1911 में आपकी थी 252, 1921 में आपकी थी 251। इस तरह से आप देखेंगे इस तरह से बढ़ रही है जनसंख्या और बढ़ते बढ़ते आप जनसंख्या आती है यहाँ पर 1 हो गई 1.1028.74 और 2011 में हो गई आपकी 1210.91। क्लियर। यानी कि आपकी जनसंख्या हो गई दोस्तों देखें तो यहाँ हो गई आपकी 121.05 करोड़। लेकिन 18 दिसंबर और 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में जनसंख्या जो हो गई है वो हो गई आपकी 141 करोड़ जनसंख्या कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारे डाटा हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रखा है, एक डायग्राम बना रखा है, इसके डायग्राम का ये आपको शो किया गया है। क्लियर। तो इसमें आपको एक बार पढ़ लें, जनसंख्या वृद्धि प्रवर्तन की प्रक्रिया क्या है। और जनसंख्या वृद्धि की प्रवर्तन की प्रक्रिया यही है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी कि आप जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितनी और प्रवास, जन्म दर मृत्यु दर के बीच की जो अंतर जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि हो रही है। प्राकृतिक वृद्धि मतलब होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ठीक है ना। इसमें से निकाल लेते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है एक वर्ष के अंदर, उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डेफिनेशन है कि आपका ये दे रखा है एक वर्ष में जो आपके जीवित जन्मे बच्चे जो हैं और एक वर्ष में उसी को हम क्या कहलाते हैं, जैसे वृद्धि दर कहलाते हैं। यानी एक वर्ष में आपके जो बच्चों का जो जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर होगा आपका जन्म दर माइनस, फिर निकालेंगे आपकी मृत्यु दर, कितनी जनसंख्या है, मानो आपकी 100 है और इसके बाद हमें मृत्यु दर कितनी निकाली 20, तो कितना बचा 80। क्लियर। तो ये हमारी कितना हो गई, जन्म दर हो गई। तो इस तरह से है दोस्तों। तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों मरने वालों की जो संख्या हो उसे मृत्यु दर कहा जाता है। यानी एक वर्ष में कितने लोग मर चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या है इसका निकालते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर की एक मुख्य कारण होता है। 1980 में एक उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर को लगातार गिरावट के कारण ही जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। इसके कारण ही जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, इसी परिणाम स्वरूप भी जनसंख्या वृद्धि दर भी गिरावट आई। और इस प्रकार से आपके चलन का क्या कारण रहा, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाना ही प्रवास कहते हैं। प्रवास जो होता है आंतरिक देश के भीतर भी, अंतर्राष्ट्रीय देश के बीच में भी हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तन करने में प्रवास का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी क्रियाकलाप का होता है, आप माँ से तो आप बता सकते हो दादा दादी नानी माता पिता के बारे में कैसे क्या है। तो भारत में अधिकतर प्रवास जो है ग्रामीण से शहरों को पलायन होता है। तो इसमें एक पुश फैक्टर और पुल फैक्टर चलता है। पुश फैक्टर मतलब होता है आकर्षण कारक, यानी कि किसी चीज़ को अट्रैक्शन करना। ठीक है ना। तो इसमें जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगर जाते हैं तो किसकी जॉब के लिए, बेरोजगारी प्रतिकूल अवस्था है। ठीक है ना। और इसमें अब पुल फैक्टर जो होता है वो खींचता है, रोजगार की तरफ खींचता है, इसे जीवन स्तर दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो ये केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता है बल्कि उम्र लिंग के दृष्टिकोण को नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तन करता है। भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवास का एक प्रमुख कारण इसमें जनसंख्या की नियमित वृद्धि है। जैसे 1951 में जनसंख्या जो आपकी वृद्धि हुई वो कितनी हुई 17.29। क्लियर। और 2011 में आप इसमें देखेंगे जो जनगणना जो आपकी हुई वो उसमें अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तन है
तो इसमें ये परिवर्तन आता है कि बढ़कर 31.8 हो गई है। यानी शहरों में आपकी जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी करती है, 31.8%। क्लियर फ्रेंड। तो इसके दशक में आप भीतर की जनसंख्या, नगरों की जनसंख्या 35 से बढ़कर के 53 हो गई है। अब नगर कितने हो गए, अपोजिट कर दें, 2001 में जो नगर थे वो 35 थे और आज बढ़कर कितने हो गए, 53 हो गए। आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर कैसे होता है किसी देश में, जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ से वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की जनसंख्या बताता है। यह जनसंख्या मूल विशेषता में से एक है जो व्यक्ति आय और उसकी इच्छा और खरीदारी और काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। इसी के परिणाम स्वरूप ही बच्चे, वयस्क, वृद्धि की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र में आबादी और सामाजिक आर्थिक ढांचे को निर्धारित भी करती है। किसी भी राष्ट्र की 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्लियर। तो पहला हमारा है आपका, बच्चे जो होते हैं वो 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पन्नशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। क्लियर फ्रेंड। ये आपके बच्चे हैं, इस पढ़ने की उम्र होती है। क्लियर। आर्टिकल आपका पता है 21 और आपका 45 ये इसको सपोर्ट करता है। वयस्क है 50 से 59, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील एवं जैविक रूप से प्रेजनशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। क्लियर। यहाँ सबसे अधिक जो आप जो 50+ क्रॉस कर जाते हैं वो क्या है, उत्पादनशील को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। और वृद्ध जो होते हैं 59 वर्ष से अधिक वाले हैं, ये आर्थिक रूप में प्रवर्तनशील और अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के रूप में इसमें नियुक्त नहीं होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताया है जिस तरह से ये दे रखा है, ये आपको शो कर रहा है कि इसको वयस्क लोगों को 58.7% हैं वो वयस्क हैं। और जो वृद्ध लोग हैं आपके, ये वाला वृद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चों वाला ये आपका 30 कितने हैं, आपके 30.4% है। और ये कितने हैं, 58.7% है। और ये आपका है 69% है। इस तरह से आपका ये वयस्क, वृद्ध और बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से है आपका, आप इसमें इसके बारे में आप भी बता सकते हो। लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितने महिला हैं। क्लियर। तो 2011 में आपकी कितनी है, 943 हैं और 2001 में आपकी 933 थी। तो इस जानकारी के द्वारा इसमें स्पष्ट हो जाता है कि समाज में समाज के पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए सामाजिक सूचक जो देश के लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता लगाएं क्यों होता है ऐसा। 1951 से लेकर के 2011 के बीच लिंग अनुपात का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर शो किया गया है। तो इसमें आपको दे रखा है कि 91 में आपका जो डाटा था आप यहाँ शो करेंगे तो ये कितना है, 51 में कितने थे, 946 था। और 1961 में कितना 943 था, वो सॉरी 1 था। और 97 में आपका 930 था। और 81 में था आपका 934। और 99 में था आपका 929। और 2001 में था आपका 933। और इस बार 10 को एकदम जूम किया और 943 हो गया है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से हमारे क्या है, ये आपका सेक्स रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डू नो अबाउट, जानते हो कि आपको कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, सबसे अधिक कहाँ पर हैं। तो केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो 1084 है, यानी 84 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं। पौंडीचेरी में 1000 पर जो है 1038 है। दिल्ली में कितने 1000 लोगों पर केवल 866 है। ऐसा क्यों, वो प्रवास से रिलेटेड है। हरियाणा में 1000 पर केवल 877 है। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं क्यों है। इसके बाद और भी क्षेत्र आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे अधिक महिला साक्षरता दर और राज्य की है क्यों, इसमें क्यों बढ़ रहा है, केरल क्यों ज़्यादा है, इसके बारे में आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी दोस्तों साक्षरता दर है, साक्षरता किसी जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण होता है। और इसमें स्पष्ट होता है कि केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और शोध रिसर्च कर सकता है, डेवलपमेंट में कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, क्लियर, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख पढ़ सकता है, वो क्या है, साक्षर श्रेणी में आता है। ध्यान रखना। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताता है कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है और उससे अधिक है, जो किसी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। क्लियर। भारत में जो साक्षर की स्तर धीरे धीरे क्या सुधार हुआ है। 2011 में आपकी जनगणना के अनुसार देश में आपकी कितनी साक्षरता है, 73 है। ठीक है ना। और पुरुषों की साक्षरता दर है वो आपकी 80.9 है। और इसके बाद आपका आता है
महिलाओं की 64 यानी कि परसेंट है, यानी मोटा मोटी देखें टोटल रूप में तो 65 है। क्लियर। अब इसकी जो संरचना है, अब आता है व्यवसाय संरचना। तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत जो विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या वितरण को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए भिन्न भिन्न लोग होते हैं जो व्यवसायों को सामान्य प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड एक्टिविटीज एंड टर्टियरी एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, शेरियों से रिलेटेड होते हैं, वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्या है, जो कृषि के साथ साथ पशुपालन और वृक्षारोपण, मछली पालन आदि क्रिया करते हैं। द्वितीय क्रिया क्या है, इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, जो भवन, इसमें निर्माण करने वाली क्रिया होती हैं। तृतीय क्रियाकलाप को परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार और ये प्रशासन सेवाएं वगैरह आती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप जो कार्य करने के लोगों को संख्या का अनुपात अधिक होता है, और विकासशील राष्ट्रों में ज़्यादा होता है किसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो कार्य करते हैं लोग। भारत में जो जनसंख्या है उसमें 64% भाग केवल कृषि कार्य में संलग्न है। क्लियर। तो इसे द्वितीय और तृतीय क्रिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका अनुपात में देखें 30 और तथा 20% ही है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई औद्योगिकरण और शहरीकरण की वृद्धि होने से ही द्वितीय तृतीय क्या है और व्यवसाय प्रवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या और बढ़ने से अब स्वास्थ्य की काफ़ी फोकस किया गया है, और स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना से एक महत्वपूर्ण घटक भी है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास करता है। भारतीय जनसंख्या को स्वास्थ्य स्तर को महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो कि 1951 से आपको 25 थी और 2011 में घटकर प्रति 1007.2 और 1951 में इतना हो गया है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत ही कम कारकों पर है, जैसे जन स्वास्थ्य है, संक्रामक बीमारियां हैं, बचाव के रोगों को इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होता है। इसके परिणामस्वरूप ये सारा मैटर है। क्लियर। जो आपकी काफ़ी चिंताजनक जो बीमारियां हैं उन पर काफ़ी क्रिएटिव रिसर्च भी हो रहा है। क्लियर। और उसकी अनुशंसित और जो काफ़ी अभी कोरोना का जो वैक्सीन बनी है हमारे भारत से ही उसको क्रिएट किया गया था। क्लियर। तो मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या केवल 1/3 लोग ही उपलब्ध हैं। इस समस्या को उचित जनसंख्या नीति की हल करने में एक आवश्यक हो है। किशोर जो जनसंख्या है, तो भारत में जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है किसकी, किशोर जनसंख्या आकार है। भारत में कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोरों का 10 से 19 वर्ष की आयु में ही लोग होते हैं जो भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्लियर। और बच्चों और वयस्कों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है कुपोषण, इनके स्वास्थ्य खराब, विकास अवरोधक क्रिया हो सकती है। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन यानी कि उचित भोजन मिलना चाहिए। बहुत सी किशोर बालिकाएं हैं, रक्तहीन जो उससे होता है, ये सारा मैटर होना चाहिए। क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या परिवारों के आकार सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। और 1950 भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार था सुनियोजित पितृत्व और बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों को नियोजित प्रयास किया जा रहा है। और जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रदान किया गया है। जो शिशु मृत्यु दर है उसको घटाया जाए 1000 से 30 कम करने का ये क्या है, टीका रोधी बीमारियां जो बच्चे हैं, पोलियो वगैरह के पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है, और भी विभिन्न प्रकार के जो भी बीमारियां हैं उसे बचाया जा सके। जो बच्चा और इसमें तो हमारी आशाएँ हैं, और इसके बाद कार्यकर्त्री जो भी होती हैं और भी ढेर सारी सरकार इसमें मुहैया करा रही है। भारतीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोरों को जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें पहचान, जनसंख्या, उम्र, उसके रूप में जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो पोषणिक आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त, और गर्भधारण की जो आवश्यकता होती है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है ना। जो हमारी जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको पहले से देखरेख करती हैं कौन, आशाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी आशाएं देखरेख कर रही हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या शिक्षित करना, गर्भ निरोधक गोलियाँ देना, ये सारा मैटर है। बाल विवाह, बहु विवाह, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, है ना। तो जनसंख्या कंट्रोल किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन है उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको कंटिन्यू हमारे ये सीरीज़ चल रही है और इस तरह से चलती रहेगी। आपकी इस ज्योग्राफी की बात, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसमें और भी चर्चाएँ करते हैं। आपके PhD से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपको अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें।
तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी जनसंख्या वितरण की संरचना में परिवर्तन लाता है? तो किसमें? जहाँ पर आगमन वाले क्षेत्रों में। जनसंख्या बच्चों का बहुत बड़ा, तो सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या के बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न से किसका परिणाम होता है? तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन स्तर, अधिक विवाह जोड़े। यानी जब अच्छा होता है वो उसका उच्च जन्म दर से होता है। निम्न से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम को दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि कैसे हुआ? तो एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या प्रत्येक वर्ष में जनसंख्या होने वाली वृद्धि है। क्लियर दोस्तों? तो आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना साक्षर व्यक्ति कौन है? जिसकी उम्र 7 वर्ष हो, भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके। गा वाला है इसमें। तो इस तरह से आपके कुछ लिखने वाले क्वेश्चन हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटकों बताए, कुछ घटक हैं इसमें, 3 घटक बताए थे आपको, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास था। 1981 में जनसंख्या वृद्धि क्यों घटी, क्या वेरिएशन हुआ, इसके बारे में बताएं। आज संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर को परिभाषित करें। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर हमारा टॉपिक पसंद आता है उसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लियर फ्रेंड्स? तो यही इसके बारे में चर्चा करनी थी। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।